नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। साथियों, दैनिक संपादकीय विश्लेषण की सीरीज में हम आज नया संपादकीय लेकर आए हैं जो हमने जनसत्ता से लिया है। जनसत्ता का यह संपादकीय ई कचरे से संबंधित है और आपके GS3 पेपर में प्रयोग करने योग्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए न्यूज़पेपर से आप काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट और कंसेप्ट ले सकते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ये सीरीज़ शुरू की है और इस पर हमें काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। काफ़ी छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज देखते हैं हम ये अपना अगला महत्वपूर्ण संपादकीय जो कि 17 नवंबर का 17 नवंबर के जनसत्ता से लिया गया है। इसका शीर्षक है ई कचरे से उपजे संकट का बढ़ता दायरा। जैसे कि आज तकनीकी का युग है, हर जगह आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि का भरपूर प्रयोग हो रहा है। तो यह हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। पर्यावरणीय समस्या क्या बढ़ती है? जैसे कि ई कचरे को हम फेंक देते हैं और इसका सही से निपटान नहीं होता है, तो यह मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो देखते हैं, इसको संपादकीय हम पहले पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित जो है एक क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया है और ये मॉडल आंसर भी इसका तैयार किया गया है। इसको भी हम विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम थोड़ा मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं संपादकीय के और फिर हम अपना प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसके नोट्स बनाते चलें। मॉडल उत्तर जो हम दे रहे हैं तो इसका तो आपको PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस UPPS PCS पर, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिंदु भी आएंगे, उनको भी आप नोट करते चले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मॉडल उत्तर में नहीं बताई जा सकती है। सभी चीज़ें कंसेप्ट कई बार जब हम संपादकीय पढ़ते हैं तो रैंडम थॉट्स हमें आते हैं और वो हम आपको यहाँ बताते चलते हैं। तो संपादकीय पढ़ने का और डिस्कस करने का यही एक लाभ है और हमारा उद्देश्य भी यही है। तो पढ़ते हैं हम अपना संपादकीय। पर्यावरण पर वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था बासेल एक्शन नेटवर्क BAN की ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने के लिए भेजी जा रही है। इनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश हैं। इन देशों में इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट करने का उपाय नहीं है, इसलिए वे इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका की 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात MNCs इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को एशिया और पश्चिम एशिया के गरीब देशों में ठिकाने लगा रही है। इस ई कचरे से कई चुनौतियां उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्या है कि वहाँ लेबर काफ़ी महंगी है और वहाँ जैसे इंडिया और जो विकासशील देश है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर कराते हैं और बार बार यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका और विकसित देशों में यह चलन नहीं है। वह क्या करते हैं कि हर साल मोबाइल बदलते हैं। जैसे आप देखते होंगे iPhone वगैरह के शोरूम पर हर साल भीड़ लगी रहती है और पुराने कचरे को या पुराने सामान को वो क्या करते हैं, इन विकासशील देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपना ईरान, इराक इधर भेज देते हैं। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं। BN, देखिए ये संस्था जो है बासल एक्शन नेटवर्क, आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं कचरे की बात होती है तो आप इसको कोट कर सकते हैं अपने मेंस में, क्योंकि आप जब सीधे सामान्य से स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप जब संस्था का नाम देकर रिपोर्ट को कोट करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है और निश्चित रूप से आपके अंकों में वृद्धि होती है। BN की रिपोर्ट के अनुसार यह ई कचरे की अदृश्य सुनामी है। ये देखिए, इसको इतना गंभीर नाम इन्होंने दिया है कि यह एक सुनामी टाइप है, अर्थात कचरे की बाढ़ सी लग गई है, क्योंकि विकासशील और गरीब देश इस कचरे के पुनर्चक्रण करने में समर्थ नहीं है। फिर भी कुछ ताकतवर देश इन देशों को अपने कचरे का ठिकाना बनाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली संस्थाओं को यह आकलन करना कठिन हो रहा है कि घातक कचरा किन देशों में फेंका जा रहा है, वहाँ का वायुमंडल किस हद तक प्रदूषित होगा, वहाँ के लोगों को के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, यह अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस कचरे में जैसे मैंने बताया कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरे उपकरण, जैसे कि हमारे आप देखते होंगे कि मेडिकल डिवाइसेस होते हैं काफ़ी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं
और अभी तो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी डिवाइस वगैरह जैसे डिजिटल बोर्ड और ये सब पेंसिल्स वगैरह यूज होने लगी है, तो ये सब ई कचरे में ही फाइनली तब्दील होते हैं। इनमें इनमें अर्थात इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, शीशा, कैडमियम और पारा जैसी सामग्रियाँ हैं जो मूल्यवान होने के साथ विषाक्त भी है। देखिए हमारे पास यहाँ जैसे मोदी जी बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की आपदा में अवसर, हम चाहे तो इस कचरे से मूल्यवान जो इसके अंदर धातुएं होती है जैसे सोना, चांदी, पारा, कैडमियम इत्यादि, उनको अगर हम सही से पुनर्चक्रित करें तो उनको हम इनसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्चक्रण सही तरीके से नहीं हो रहा है अर्थात रिसाइकिल सही तरीके से नहीं हो रही है तो ये सब क्या होता है, हमारी मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे तकनीकी उपकरण नई विशेषताओं के साथ तेजी से बदल रहे हैं वैसे वैसे पुनर्चक्रित अर्थात रिसाइकिल नहीं किए जाने वाला कचरा 5 गुना बढ़ता जा रहा है। अब आगे, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान शाखा के अनुसार एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर 2022 में 6.5 करोड़ मैट्रिक टन ई कबाड़ पैदा हुआ, अर्थात 6.5 करोड़ मैट्रिक टन ई कचरा पैदा हुआ दुनिया भर में। तो ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके आप नोट कर लीजिए अपना अलग से। एक आप क्या कीजिए कि एक फैक्ट शीट अलग से बना लीजिए और वो पेपर वाइज और टॉपिक वाइज बना लीजिए और उसको अपने मेंस आंसर में प्रयोग कीजिए। इस स्तर पर 2000 हाँ आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2030 तक इसकी मात्रा 8.2 करोड़ मैट्रिक टन हो जाने का अनुमान है। ये देखिए कितनी गंभीर समस्या है। रिपोर्ट के अनुसार हर महीने लगभग 2000 कंटेनरों में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया लगभग 33,000 मैट्रिक टन ई कचरा वहाँ के बंदरगाहों से भेजा जाता है। अब ये देखिए बड़े जो अमेरिका जैसे देश है वो छोटे देशों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, इतना कचरा वो अपने यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन उनको यह समझ नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण अगर एक जगह होता है तो उसका पूरी पृथ्वी पर असर होता है। इन कंटेनरों की आपूर्ति कई कंपनियां करती हैं, संबंधित देशों के साथ इनका लेन देन चलता है। आमतौर पर कचरे का स्वयं पुनर्चक्रण करने के बजाय इसे लाचार गरीब देशों के बंदरगाहों पर उतार देती है। यह कचरा एशियाई देशों में लगातार कचरे के बोझ को बढ़ा रहा है और पर्यावरणीय संकट पैदा कर जलवायु और पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। इस कचरे से घातक गैसों का उत्सर्जन होता है, उस कुछ कुछ वर्षों बाद घातक उत्सर्जन गैस भी निकलने लगती है इस कचरे से। गौरतलब है कि इससे पैदा होने वाला जहरीला रसायन जल और मिट्टी को दूषित करता है, जैसे हमने बताया। इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा गरीब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कबाड़ खाने पहुंचा देते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर पराये बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उन्हें हाथ से जलाकर पिघलाकर अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया में विषाक्त धुआं निकलता है। क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो गरीब देशों में जो रिसाइकल में लगे हुए जो मजदूर लोग होते हैं उनको ना तो मास्क मिलता है ना प्रॉपर ग्लव्स मिलते हैं और वो लगातार कई फेफड़ों की बीमारी और नर्वस सिस्टम की बीमारियों से जूझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी किसी नियम या शर्त का पालन नहीं कर रही। ऊपर से देखते हैं, जो अत्यंत हानिकारक होता है, बासेल एक्शन नेटवर्क की संधि के मुताबिक इस्तेमाल किए गए ई कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति केवल ऐसे कचरे के लिए है जिसे पुनर्चक्रित कर फिर से इस्तेमाल किया जा सके, जो पर्यावरण को दूषित नहीं करता। अर्थात ये जो बेसल कन्वेंशन है उसके अनुसार केवल उसी कचरे को भेज सकते हैं जिसको रिसाइकल कर किसी यूज में लाया जा सकता है। लेकिन जब पुराना कचरा या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान वो कंपनियां भेजती है तो उसमें वो इन मानकों का पालन नहीं करती है, अर्थात वो ऐसे उपकरण भी भेज देती है जिसका रिसाइकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे बताया कि 5 गुना वृद्धि हो रही है। ये देखिए, अब आगे चलते हैं। आज ई कचरा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के उपकरण भी शामिल है ई कचरे में, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उसमें प्लास्टिक का यूज होता ही है। इन्हें नष्ट करना भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसे नष्ट करने के लिए जैविक उपाय तलाशने होंगे, अर्थात जो हमारा ये जैविक उपाय होते हैं, जैसे कि इसके लिए कोई बैक्टीरिया ऐसा बनाते हैं जो प्लास्टिक खाता है, तो इस टाइप के उपाय इसके लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ये नेचुरल रूप से डिस्ट्रॉय हो जाता है उससे। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीवाणु के अनुसंधान का दावा किया है जो जैविक रूप से प्लास्टिक कचरे को नष्ट कर सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये कोट कर सकते हैं कि ई कचरा निपटान कैसे कैसे करना चाहिए। हालांकि भारत में यही काम औद्योगिक और प्रौद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए केंचुओं से कराया जाता है। देखिए, केंचुए किसानों के मित्र भी होते हैं
अब केचुए जो है हमारे वो व्यवसाय के मित्र भी हो रहे हैं, क्योंकि ये ई कचरे को भी निपटा रहे हैं। औसतन 1 टन ई कचरे के टुकड़े कर उसे यांत्रिक तरीके से पुनर्चक्रण किया जाए तो लगभग 40 किलो धूल या राख जैसा पदार्थ तैयार होता है। इससे अनेक कीमती धातुएं इसमें अनेक कीमती धातुएं समाहित होती है। इन धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया में हाथों से छटाई, चुंबक शक्ति से विलगीकरण, विद्युत विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूजन। देखिए, जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो अगर आप सामान्य भाषा में लिखेंगे कि इसको ऐसे हम निपटान करना चाहिए ये और इसको रिसाइकिल करना चाहिए, तो वो उतना इंप्रेसिव नहीं रहेगा। तो आप जब तक आप उसमें अच्छे से कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, तो आप जब भी निपटान में लिखे तो आप इसको ऐसे लिखिए, जैसे चुंबक शक्ति से विलगीकरण, विद्युत विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूजन। इस टाइप के कीवर्ड आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे देवनागरी लिपि में, कोई इशू नहीं है। और ओस्मोसिस जैसी तकनीक शामिल है, लेकिन ये तरीके मानव शरीर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं। हाँ, अंततः इनसे भी हानि पहुंचती है, क्योंकि मनुष्य इनके डायरेक्ट टच में आता है। तो जब डायरेक्ट टच में इन खतरनाक धातुओं के आएगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए बायोहाइड्रो मेटलर्जिकल तकनीक कहीं ज़्यादा बेहतर मानी जा रही है, अर्थात वही बैक्टीरिया का यूज करके इनका निपटान किया जा सकता है। इस तकनीक को अमल में लाते वक्त सबसे पहले बैक्टीरियल लिंचिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ई कचरे को बारीक पीस कर उसको जीवाणु के साथ रखा जाता है, और ये जो जीवाणु होते हैं ये उसको जो उसमें हानिकारक धातु है उनको खा लेते हैं और नेचुरल रूप से उनको रिसाइकिल कर देते हैं। बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम कचरे में उपस्थित धातुओं को ऐसे योग में बदल देते हैं जो कि उनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। बायोलिंचिंग, ये देखिए बार बार कीवर्ड आ रहा है, तो आप बायोलिंचिंग को नोट कर लीजिए। संपादकीय से आपको ऐसे ही कीवर्ड निकालने पड़ेंगे और कुछ स्टेटमेंट अपने काम के निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी। अगर आप सीधे सीधे किताबों से उठाकर मॉडल उत्तर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे इस विश्लेषण को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह हम अपने अनुभव के आधार पर ही आपके लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि कई प्रकार के जीवाणु और फफूंद का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से शीशा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जीवाणु की बेसिलस प्रजातियां, मसलन सैक्रोमाइसिस सीरेवेसी या इसका दूसरा नाम है यारोविया लाइपोलिटिका, प्रयोग में लाई जाती है। यदि ई कचरे को पेड़ की छाल की तरह छीलन में बदलकर 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में घोलकर बैक्टीरिया बेसिल्स, थायोऑक्सीडेंस और थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस के साथ रखा जाए तो कुछ तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम 90% से अधिक निकाले जा सकते हैं। तो इस तकनीक से क्या हो सकता है, हमें धातुएं मिल सकती है कचरे से, जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। जब भी कहीं कचरा निपटान से बात आता है तो आप चक्रीय अर्थव्यवस्था को अवश्य कोट करें अपने उन आंसर में। अर्थव्यवस्था अर्थात सर्कुलर इकोनॉमी, आप ये जरूर बताएं। इसके अलावा कचरे से छीलन की सांद्रता से ये डेटा दिया हुआ है, चलो ये तो ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विशेषज्ञों का मानना है कि औसतन एक स्मार्टफोन से 30 मिलीग्राम सोना होता है। अब देखिए आप, जब एक स्मार्टफोन से इतना 30 मिलीग्राम सोना निकल सकता है, तो जो लाखों टन कचरा आ रहा है उससे कितना हम गोल्ड निकाल सकते हैं। यह फ़ोन के सर्किट बोर्ड और आंतरिक घटकों में होता है। ऐसे लाखों मोबाइल सोने से, आपको पता होगा क्यों प्रयोग होता है दोस्तों, क्योंकि जो विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होती है, सोने में होती है। और उसके बाद हमारी क्या होती है, चांदी और तांबा आते हैं, क्योंकि सोना और चांदी बहुत महंगे हैं, तो इसलिए जो वायर वगैरह है उनमें यूज नहीं कर सकते, इसलिए तांबा का यूज करते हैं जनरली। इसके बाद एल्यूमिनियम आती है, जो कि एक इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना कि सोना, चांदी और तांबा है। लाखों ऐसे मोबाइल और कंप्यूटर का पुनर्चक्रण किया जाता है जिसमें सोना होता है। साफ है, समस्या बने ई कचरे को यदि पुनर्चक्रित करने के लिए संयंत्र बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, वहीं विकासशील देश और गरीब देश इस कचरे को नष्ट करने के झंझट से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसका दोहरा लाभ हम ले सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और यहाँ अच्छे संयंत्र लगाए जाए। इसलिए इस कचरे को जो कंपनियां जिन देशों में ठिकाने लगा रही है
वहाँ इस कचरे के निस्तारण संबंधी जैविक उपाय उद्यम के रूप में बेरोजगारों को उपलब्ध करा दिए जाए तो गरीब देशों के युवाओं को रोजगार मिलेगा और दुनिया भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। देखिए ये जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको इसकी जिम्मेदारी भी दी जाती है कचरा निपटान की, जिसे EPR बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये कीवर्ड भी याद रख लीजिए। इसे हिंदी में बोलते हैं एक्सटेंडेड अर्थात विस्तारित उत्पादक जवाबदेही या जिम्मेदारी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने बताया कि यह संपादकीय जो है कचरे के पर्यावरण पर प्रभाव को दर्शाते हैं और इसके समाधान में प्रस्तुत करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का इससे सीधा संबंध है और हमारा UPSC और PCS की दोनों की मुख्य परीक्षा पेपर 3 में यह सहायक है। तो आप ये जरूर पढ़ा कीजिए। आपको इसका अगर लिंकेज करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ बता दिया जाता है आपको कि इसका किस टॉपिक से इसका लिंकेज है और किस पेपर से लिंकेज है, तो आप उसी दृष्टि से इसको पढ़ना। अब देखते हैं हमने जो इस पर आधारित क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर बनाया उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में सीधा सीधा अगर ऐसा उत्तर लिखेंगे तो आपको बेहतरीन अंक मिलेंगे। देखते हैं अपना प्रश्न 1, भारत में बढ़ते कचरे संकट के कारणों प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार कीजिए। तो जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो समझिए आपका आधा काम हो चुका है, क्योंकि आपको आंसर टू द पॉइंट क्वेश्चन की मांग के अनुसार ही देना है। अगर आप इधर उधर की बातें लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। देखिए, तो इसको सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं इसको कि हमें लिखना क्या क्या हेडिंग है। तो पहला क्या पूछता है, कचरे संकट के कारण। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे पहले हेडिंग में, जैसे हमने याद दिया है। बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखना है, कारण, फिर प्रभाव, नीचे प्रभाव लिखे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतिगत सुधार। तो इसके मैनेजमेंट, कचरा मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम उपाय बताएंगे लास्ट में। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते चलेंगे उत्तर। सबसे पहले क्या है कि आपको 2 से 3 लाइन में उससे अधिक नहीं लिखना है, इंट्रो और निष्कर्ष भी। तो आप देख लीजिए, एक छोटा सा इंट्रो, इसमें कोई डेटा देंगे और किसी संस्था का नाम देंगे तो ये प्रभावी हो जाएगा। क्या लिखा है हमने, कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली ठोस अपशिष्ट श्रेणी है। ग्लोबल वेस्ट मॉनिटर, ये एक संस्था होती है, ये रिपोर्ट निकालती है। तो इसको आप हमेशा याद रखिए, जब भी कचरे की बात होती है तो सीधा इसका डाटा कोट करिए आप। ग्लोबल वेस्ट मॉनिटर के अनुसार विश्व में कचरा 62 मिलियन टन पार कर चुका है और भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक है। इससे बड़े 2 देश कौन से होंगे आप समझ ही सकते हैं, USA और चीन। तो भारत तीसरा बड़ा सबसे कचरा उत्पादक है, ये आप मेंशन कर दीजिए। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन जो भारत के संदर्भ में आप इसका उत्तर देने जा रहे हैं और कचरे की समस्या कितनी गंभीर है आपने ये इंट्रो में ही बता दिया, तो एग्जामिनर इससे प्रभावित होगा। अब कारण देखते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग काफ़ी मात्रा में अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते रहते हैं। तेज उपभोक्तावाद और तकनीकी अद्यतन अर्थात टेक्नोलॉजी अपडेट। ये टेक्नोलॉजी अपडेट क्या है कि जैसे आप सपोज करो अभी 4G का कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आए हैं, पता चलता है कि 1 साल बाद 4G को सपोर्ट नहीं कर रहा है, 5G का एंड्रॉयड आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है आपको अपना डिवाइस मजबूरन बदलना पड़ता है, भले वो अच्छा चल रहा हो। तो तेज उपभोक्तावाद और तकनीकी अद्यतन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की आयु घटाने से त्यागी गई वस्तुएं बढ़ी हैं। बिल्कुल, ये देखिए अब 2017 से 23 के बीच कचरे में 30% की वृद्धि हो चुकी है भारत में केवल। अब देखिए आप, अमेरिका, यूरोप से आयातित सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स विकासशील देशों की तरह भारत में भी भारी मात्रा में यूज्ड प्रोडक्ट आते हैं। अब आप देखते होंगे ऑनलाइन भी आप खरीदते हैं कि रिफर्बिश्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं और सस्ते में, तो हम लोग काफ़ी ले लेते हैं। जिनका बजट कम होता है वो लोग इनको खरीद लेते हैं और फिर वो ज़्यादा दिन चलते नहीं, फाइनली वो कचरे में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद वेस्ट बढ़ने के कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या होगा, एक तो कि इसका प्रोडक्शन, सबसे पहले भाई उत्पादन हो रहा है कचरे का, दूसरा क्या है उसका निपटान सही से नहीं हो रहा है। अगर निपटान होता रहेगा भले कितना प्रोडक्शन है तो कचरा नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आप कारण लिखोगे तो इन 2 एंगल पे आप देखना, सबसे पहले उत्पादन के 1-2 पॉइंट लिखना, फिर निपटान में संबंधी समस्याएं हैं तो निपटान के 1-2 पॉइंट लिख देना। तो यही कचरे के कारणों में आ जाएगा। अब निपटान से संबंधित पॉइंट देखते हैं। अवर्गीकृत अनौपचारिक क्षेत्र का दबदबा,
लगभग 90% ई कचरे का निपटान अनौपचारिक क्षेत्र में होता है। अनौपचारिक अर्थात जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, छोटे छोटे ये जो कबाड़ी लोग जो कचरा खरीदते हैं और खुद से जाकर निपटान करते हैं, वो अनफॉर्मल सेक्टर की श्रेणी में आता है। अगर कोई बड़ी कंपनी सपोज कीजिए कि आप कचरा निपटान करेगी तो वो प्रॉपर साइंटिफिक वे में करेगी, तो ई कचरे की समस्या कम होगी। ये लोग क्या करते हैं कि अपने काम का तो निकाल लिया, जैसे सपोज करो कोई कबाड़ी है या कोई छोटा ही ये ई कचरा खरीदने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपने काम का सामान निकालेंगे, बाकी को फेंक देंगे, इधर ही डंप कर देंगे कहीं भी। तो उससे वो समस्या और दिन ब दिन बढ़ती जाती है, कम नहीं होती वो समस्या। अब देखिए, आप इसके ऊपर एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ बीचों बीच बनाया है, लेकिन आप एग्जाम में इधर बनाना है ग्राफ, ऐसे बना देना, ये इसको ऐसे करके बना देना ऐसे खड़ा कि ये अनौपचारिक क्षेत्र केवल 10% करता है, और अपना जो है औपचारिक 10% करता है, और अनौपचारिक अनफॉर्मल ये 90% करता है। तो ये भी एक कचरा बढ़ने की समस्या का बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, जीएस पेपर 3 में आपको ना ग्राफ वगैरह का यूज करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जैसे आप ग्राफ, पाई चार्ट या बार चार्ट बनाते हैं तो उसके आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलते हैं। इसके बाद क्या है, उचित जागरूकता। हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि ई कचरा भी कुछ चीज़ है। वह एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर इसे शॉर्ट में बोलते हैं, कि कमजोर क्रियान्वयन, उत्पादकों द्वारा रिसाइकिल लक्ष्य पूरे नहीं किए जाते। देखिए ईपीआर जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोका कोला कंपनी वगैरह है, इनको ना ये प्लास्टिक निस्तारण का भी लक्ष्य दिया जाता है कि जैसे आप इतना प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो तो आप इसका निपटान भी करेंगे, लेकिन ये लोग करते नहीं है और फर्जी डेटा दिखा देते हैं सरकार को। अगर ईपीआर की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, कंपनी को लायबल ठहराया जाएगा तो निश्चित रूप से वो कचरा निपटान करेंगे, लेकिन उनको वो चीज़ काफ़ी महंगी पड़ती है तो वो ऐसे ही झूठा डेटा दिखा देते हैं। अब आगे चलते हैं, एक्सक्यूज मी। शहरी व डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो स्मार्टफोन और आईटी उपकरणों की मांग बढ़ी है। अच्छा, भारत एक बहुत बड़ा आईटी बाजार भी है। यहाँ से हम आईटी प्रोडक्ट बनाते हैं, मेनली सॉफ्टवेयर, तो उसमें फिर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी यहाँ हमारे यहाँ जो है ई कचरा बढ़ रहा है। ये आप रीजन भी एक लिख सकते हैं। ई कचरे के बढ़ते प्रभाव देख लीजिए। अब आप दूसरा हमारा क्वेश्चन में की दूसरी मांग यही थी कि प्रभाव क्या है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ओबियसली सबसे पहले तो डायरेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि लेड, पारा और कैडमियम से कैंसर और किडनी फेलियर जैसे समस्याएं होती हैं। देखिए, ये आप कोट करिए जरूर, WHO ने ई कचरे को टॉक्सिक टाइम बम कहा है। तो इस टाइप के जो सेंसेशनल कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, इसको आप प्रयोग किया कीजिए, तो एग्जामिनर को ये सब चीज़ अच्छी लगती है और आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। पर्यावरण क्षति, बिल्कुल सबको पता है, मिट्टी, जल प्रदूषण, यहाँ तक कि वायु प्रदूषण भी इससे होता है। नदियों के पारिस्थितिक तंत्र का ह्रास होता है। अनौपचारिक मजदूरों पर खतरा, क्योंकि वो बिना सेफ्टी डिवाइस के काम करते हैं। बच्चों और श्रमिकों पर बिना सुरक्षा उपकरण के धातु निष्कर्षण, क्योंकि क्या होता है, इस प्रकार के कार्यों में बच्चों को भी लगा देते हैं, तो बच्चों पर तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज में योगदान, ई कचरे को जब जलाया जाता है तो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो बड़ी मात्रा में होता है। संसाधन हानि, क्योंकि अगर ठीक से निपटान नहीं होगा, ई कचरे के अंदर जो सोना, चांदी और कॉपर जैसे मूल्यवान चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और ये चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी को बाधित करते हैं। अब ये दूसरा एक चार्ट देख लीजिए आप। भारत में ई वेस्ट उत्पादन कितना हो रहा है मिलियन टन में। ये देखिए, 2017 में 1.9, 2019 में 3.1 मिलियन टन में ये दिया हुआ है, 2021 में 3.8 हो चुके हैं, और 2023 में ये लगभग 4.5 मिलियन टन हो चुके हैं। तो आप जैसे ऊपर वाला ग्राफ आपने ऐसे बार चार्ट्स में दिखाया था, तो नीचे वाला ग्राफ आप क्या करेंगे, ऐसे ना दिखा के ऐसे भी दिखा सकते हैं कुछ अट्रैक्टिव वे में, जैसे मैंने बताया। ये थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, एग्जामिनर खुश होगा। देखिए, आपको ना प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। अगर आपकी कॉपी में मोनोटोनस है, एक जैसे ही लिख रहे हैं आप सारे क्वेश्चन आंसर, तो आपको उतने अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन बार बार कभी आप ऐसे चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं कि 2023 में, 2017 में इतना उत्पादन हुआ है, 2019 में इतना हुआ है, ऐसे करके, तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी आपकी कॉपी। तो ये ग्राफ ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा सकते हैं आपके पास, अगर थोड़ा टाइम है एक्स्ट्रा। यहाँ आप लिख दीजिए कि 2 गुना, तो आप प्रभाव हो, एग्जामिनर को ये अच्छा लगेगा कि हाँ भाई 2017 से वो डेटा यहाँ देखेगा, ये 1.9 का डबल हो गया, 3.8 मिलियन टन। तो आगे चलते हैं, लास्ट में उपाय
क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है, अगर नहीं भी पूछा है तो आपको 2-3 उपाय तब भी बताने चाहिए, क्योंकि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वहाँ आपको समस्याओं का समाधान करना है। जब आप सिविल सेवक बनेंगे तो आपके कोई भी समस्या आपके सामने प्रस्तुत की जाती है तो उसका आगे की राह या समाधान जरूर लिखिए एग्जाम में, भले ही 2-3 पॉइंट लिखिए। अगर अलग से पूछा है तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, अगर नहीं पूछा है तो 2-3 पॉइंट लिख के या निष्कर्ष में आप उसे लिख सकते हैं। तो नीतिगत उपाय देखते हैं। विस्तारित उत्पादक जवाबदेही, वही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का कठोर क्रियान्वयन, ई वेस्ट प्रबंधन नियमों में निर्धारित जो इनके लिए जो नियमावली बनाई है कि आपको ऐसे कलेक्शन टारगेट पूरे करने हैं, उसको सख्ती से लागू किया जाए, अर्थात वो फर्जी डेटा ना दिखा पाए। औपचारिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 90% जो है अनौपचारिक है, तो उसको औपचारिक में बदलिए। औपचारिक में बदलेंगे तो सीधा सीधा टेक्नोलॉजी प्रयोग होगा उसमें, और अच्छे तरीके से निपटान होगा और सही डेटा हमारे पास रहेगा। कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण दिया जाए, सुरक्षा उपकरण दिए जाए। अभी आप अपने आसपास देखते होंगे कचरा बीनने वालों की स्थिति कितनी दयनीय है। उनको तो एक्चुअली कुछ लोग इंसान भी नहीं समझते हैं, उनमें से बदबू मारती है बेचारों से। तो ये सब सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, सीएसआर जो होता है, सीएसआर का प्रयोग कर ये जो है इनकी स्थापना करनी चाहिए। ये सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, अर्थात जो रिसाइकल सेंटर है उनकी स्थापना होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे बेसल कन्वेंशन जो है ये स्पष्ट निर्देश देती है कि भाई कैसे कचरा निपटान करना है, और कोई एक देश दूसरे देश को किस टाइप का कचरा भेज सकता है, तो इसका अच्छे से पालन करना चाहिए। ई कचरा डंपिंग पर रोक लगानी चाहिए बेसल कन्वेंशन के तहत। तो नीतिगत उपाय में आपने ये देखा। इसके अलावा इसमें आप सरकार की 1-2 पहले भी शुरू लिख सकते हैं। जैसे 2015 में जो है ग्रीन पहल शुरू की गई थी, GREEN ग्रीन पहल किसके द्वारा की गई थी, वही सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जैसे शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, MEITY, आप ऐसे लिख सकते हैं। मंत्रालय का नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है, वो फिर आपका टाइम लगेगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ई वेस्ट क्लिनिक खोलने चाहिए जगह जगह। ई वेस्ट क्लिनिक अभी ये भोपाल में शायद खोला गया था, हाँ भोपाल में, MP के भोपाल में जो है पहला देश का ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था 2019 में। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के जो ई वेस्ट क्लिनिक है प्रत्येक ज़िले में खोले जाने चाहिए। और सरकार की जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट के जो दिशा निर्देश 2011 में जारी किए गए थे, उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। तो ये सब आप लिख सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। एक, ई कचरे का संकट केवल पर्यावरण नहीं बल्कि स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अब जब भी आप निष्कर्ष लिखें उसमें SDG का प्रयोग कर सकते हैं या संविधान के किसी अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। SDG 12 जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, और SDG 13 जलवायु कार्यवाही की प्राप्ति के लिए भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित प्रबंधन मॉडल अर्थात मैनेजमेंट मॉडल अपनाना होगा। अब देखिए संविधान भी हमें निर्देश देता है, कहाँ दे रहा है। जैसे आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण, और अनुच्छेद 51AG नागरिकों के लिए जो है कर्तव्य है ये पर्यावरण का संरक्षण करना। इस संकट को संबोधित करने की संवैधानिक आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये निष्कर्ष जानबूझकर थोड़ा बड़ा लिखा गया है, क्योंकि अगर आप SDG भूलते हैं तो कम से कम संविधान के अनुच्छेद वहाँ कोट कर सकेंगे। लेकिन आपको क्योंकि इतना टाइम वहाँ होगा नहीं, 2 से 3 लाइन में लिख देना है ये निष्कर्ष। तो दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार। ये ई-पेपर जनसत्ता निःशुल्क उपलब्ध होता है, और उसका मॉडल आंसर हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ एक छोटी सूचना देना चाहेंगे कि हमारा समीक्षा अधिकारी का नया बैच शुरू हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। इसकी केवल फीस इतनी रखी गई है, अभी डिस्काउंट में है तो आपको इतना ही देना होगा। जैसे ही 20 बच्चे हो जाते हैं, 20 से अधिक बच्चे हम बैच में रखते नहीं हैं, तो फिर उसकी फ़ीस बढ़ाकर इतनी कर दी जाएगी, और इसके बाद कोई नया बैच शुरू भी नहीं होगा। तो आप जुड़ जाइए। अगर आप हमारा कॉपियों का मूल्यांकन वगैरह देखना तो एक वीडियो पड़ी हुई है अभी, आप उसे उधर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर वहाँ देख सकते हैं। सैम्पल मॉडल आंसर हमने दिया है बिल्कुल आयोग के जैसे ही, और बहुत ही नॉमिनल फीस में हम
आपको मॉडल आंसर देने हैं, निबंध भी करा रहे हैं और हिंदी ड्राफ्टिंग भी करा रहे हैं। तो आपका ये हिंदी ड्राफ्टिंग क्या है, सीधा सीधा 100 नंबर का ये और 120 नंबर का निबंध, आपके 220 नंबर सीधे सीधे हो जाते हैं। बचते हैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप अच्छे से कर ही चुके होंगे क्योंकि प्री निकाला है। तो जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी आपके अच्छे से होगी। उसके अलावा केवल आपको जितना भी आंसर राइटिंग का काम है ये हम यहाँ कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों आप देखिए, एक बार हमसे जुड़िए। आपको सैंपल वगैरह अगर कुछ देखना है तो यहाँ से हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीसीएस, या आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। हमारा ये नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, 9811504781। तो दोस्तों कैसा लगा ये संपादकीय, और आप हम ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले इस प्रकार की वीडियो शुरू करने का। तो दोस्तों इसी के साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेके रहिए। धन्यवाद।